हेलो हेलो स्टूडेंट्स, त्रिनेत्र कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। कल की ही क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। कल हम बात कर रहे थे, सबसे पहले जो हमारी क्लास फर्स्ट हुई थी उसमें हमने विद्युत धारा की बात करी, विद्युत की बात करी। हम उसी चीज को कल की क्लास में हमने आगे बढ़ाया था। उसमें क्या बताया था हमने, भी पदार्थ के बारे में बताया, कुछ साइंस के कुछ टॉपिक्स थे उनके बारे में हमने बात करी कि पदार्थ कहते किसे हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, कि हमने बताया कि भाई पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। हम उसी चीज को फिर आगे की तरफ लेके जा रहे हैं कि क्योंकि हमें विद्युत को तो हमने समझ लिया, पढ़ लिया, उसके बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन हमें अब पढ़ना है, जिसके बारे में हमें जानना है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। उस चीज को समझने के लिए हमें कुछ चीजों के बारे में जानना होगा, कुछ साइंस की चीजें हमें क्या करनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी, तभी हम विद्युत धारा को एक्चुअली में क्या हो पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम आज जो टॉपिक है या जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, 10th क्लास में, इन सब में हम पढ़ते हैं। वही चीज हम वापस से आज पढ़ेंगे थोड़ा। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है हमारा अणु। अणु मतलब मॉलिक्यूल्स। अणु कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है, केवल हम परिभाषा की बात करेंगे क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। आगे जो चीज, जिस चीज के बारे में हम बताने जा रहे हैं या पढ़ेंगे, उस चीज को जस्टिफाई करेंगे। तो अणु देख लीजिए, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ठीक है, या अगर इसकी एक और डेफिनेशन की, एक और परिभाषा की हम बात करें तो कह सकते हैं किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण विद्यमान हो और जो स्वतंत्र अवस्था में क्या कर सकता है, रह सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। अणु मतलब क्या हो गया कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जो क्या है, प्रत्येक पदार्थ किससे बना है, छोटे से छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और जो अणु होता है वो क्या रह सकता है, भौतिक एवं रासायनिक गुणों में क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, और स्वतंत्र अवस्था में क्या कर सकता है, ये रह सकता है। उसे हम क्या कहेंगे, अणु कहेंगे, मॉलिक्यूल्स कहेंगे। ठीक है, अब बात करें परमाणु। परमाणु मतलब आपका है एटम। एटम की बात करें तो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने से छोटे कणों, पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने से छोटे कणों तथा परमाणुओं से बना होता है। या दूसरी परिभाषा की अगर बात करें तो कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है, लेकिन यह स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकता। क्या नहीं रह सकता, स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये हो गया आपका परमाणु, ये हो गया है परमाणु। अब हम परमाणु की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन में बात करें, थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करें, तो हम कह सकते हैं, या हम इसके लिए बात करें तो प्राचीन काल में एक वैज्ञानिक थे, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद जो थे उन्होंने क्या बताया, परमाणु की डेफिनेशन दी। परमाणु की डेफिनेशन किस प्रकार दी, उन्होंने कहा कि भाई एक पदार्थ ले लीजिए, आप क्या ले लीजिए, महर्षि कणाद थे, महर्षि कणाद ऋषि थे, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने क्या बताया कि भाई पदार्थ, परमाणु जो होता है वो छोटे से छोटा कण होता है, इसे और अधिक हम क्या नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते, और इसे अधिक काटा नहीं जा सकता। यह एक अविभाज्य कण है और इसके टुकड़े नहीं किया जा सकते। तो महर्षि कणाद ने क्या बताया कि कोई पदार्थ ले लीजिए, उस पदार्थ को क्या करो, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जैसे ये हमने एक पदार्थ लिया, कोई चीज ली, उस चीज को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते चले गए, हम विभाजित करते चले गए। लास्ट में, अंत में जाके आपको एक ऐसा कण प्राप्त होगा जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब महर्षि कणाद ने क्या बताया कि कोई पदार्थ लो, कोई टुकड़ा लीजिए, आप उस टुकड़े को इतने कणों में, इतने हिस्सों में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, उसको बांट दीजिए,
तब लास्ट में जाके आपको अंतिम में लास्ट में एक ऐसा कण प्राप्त होगा जिसे आप और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। उस रूप को ही उन्होंने क्या कहा, परमाणु कहा। मतलब हम यहाँ से स्पष्ट तौर पर अगर बात करें तो कह सकते हैं कि परमाणु को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। या महर्षि कणाद के अकॉर्डिंग ये कहा, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण या परमाणु वह कण है जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता और अधिक काटा नहीं जा सकता। यह एक अविभाजित कण है, अविभाज्य कण है। ठीक है। महर्षि कणाद के बाद में एक दार्शनिक और आए थे, भारतीय दार्शनिक थे, पकुदा काव्यायाम। महर्षि कणाद के बाद में आए थे पकुदा काव्यायाम। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया, इन्होंने भी वही डेफिनेशन दी, परमाणु की वही डेफिनेशन दी, परमाणु के बारे में इन्होंने भी वही बताया। इन्होंने तो क्या किया, पदार्थ लिया, उस पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। विभाजित करने पे लास्ट में अंत में एक ऐसा कण प्राप्त हुआ जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। उसे महर्षि कणाद ने क्या नाम दे दिया, परमाणु नाम दे दिया। ठीक है। पकुदा काव्यायाम ने क्या किया था, उन छोटे छोटे कणों को आपस में क्या कर दिया, मिला दीजिए। उन छोटे छोटे कणों को क्या कर दिया इन्होंने, आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। और पदार्थ की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के रूप में उसे देखने लगे कि भाई पदार्थ को छोटे छोटे कण लिए और छोटे छोटे कणों को इन्होंने आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। और वो जो कण थे वो एक नए पदार्थ के रूप में क्या होने लगे, निर्माण होने लगे। ठीक है। महर्षि कणाद ने तो छोटे छोटे कणों को किसी पदार्थ को विभाजित किया और लास्ट में एक अंतिम कण प्राप्त हुआ जिसको और अधिक विभाजित नहीं कर पाए थे। उन्होंने ये डेफिनेशन दी। लेकिन पकुदा काव्यायाम ने डेफिनेशन तो वही थी, लेकिन उन्होंने उन कणों को क्या कर दिया, मिला दिया। मिलाने के पश्चात एक नया पदार्थ बना दिया। ठीक है। इसके जस्ट बाद पकुदा काव्यायाम के बाद में ग्रीक दार्शनिक, कौन सा दार्शनिक था, ग्रीक दार्शनिक। ग्रीक दार्शनिक जो थे वो थे आपके डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, ये जो ग्रीक दार्शनिक थे, इन्होंने बताया कि परमाणु जो है वो एटम से लिया गया, एटॉमिक से लिया गया है, एटॉमिक से लिया गया है, परमाणु एटॉमिक से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अविभाजित कण। जिसका क्या होता है, अविभाजित कण। मतलब ऐसा कण जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं, उसे परमाणु कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। ठीक है। तो परमाणु को समझाने के लिए तीन दार्शनिक आए। पहला दार्शनिक था, भारतीय ऋषि थे महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने एक पदार्थ लिया, उस पदार्थ के क्या करे, छोटे छोटे टुकड़े करे और उन छोटे छोटे टुकड़ों में उन्होंने देखा कि उन्हें अंतिम में या लास्ट में एक ऐसा कण प्राप्त हुआ जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता था, जिसे और अधिक नहीं काटा जा सकता था। ठीक है। उसके बाद में पकुदा काव्यायाम थे, उन्होंने क्या बताया कि इन पदार्थों को, इन छोटे छोटे कणों को क्या कर दीजिए, आपस में मिला दीजिए और आपको एक नया पदार्थ क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में जो ग्रीक दार्शनिक थे डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने बताया कि जो आपका एटम है वो किससे मिलकर बना है, एटॉमिक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, अविभाजित कण। या एटॉमिक वर्ड से ही इसका नाम क्या पड़ा, एटम पड़ा। क्या पड़ा, एटम पड़ा, मतलब परमाणु।
इसको हम क्या कह सकते हैं? परमाणु कह सकते हैं, या और इसे कहें तो कह सकते हैं अविभाज्य कण। अविभाज्य कण मतलब जिसको और नहीं काटा जा सकता, जिसको और अधिक विभाजित या नहीं काटा जा सकता है। तो इन तीनों दार्शनिक ने ये डेफिनेशंस हमारे सामने रखी थी। ठीक है, अगर हम परमाणु को और समझने की कोशिश करें तो हम सिंपल सी भाषा में इसको समझ सकते हैं कि जैसे हमारा सौर मंडल होता है, जैसे हमारा क्या होता है? सौर मंडल होता है। सौर मंडल में सूर्य जो होता है वो हमारा केंद्र होता है। ठीक है, सूर्य क्या होता है? केंद्र होता है। उसके चारों ओर क्या होते हैं? जो ग्रह होते हैं, तो मंगल, पृथ्वी, बुध, ये क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। जैसे बात करें कि ये है आपका सूर्य, परमाणु अगर संरचना की अगर हम बात करें तो जैसे ये है आपका सूर्य है। ठीक है, इस सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। हमारा और भी जितने भी ग्रह हैं, जैसे मंगल हो गया, बुध हो गया, ये सारे के सारे ग्रह क्या है? सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल सी भाषा में हम बात कर सकते हैं परमाणु को या इसकी संरचना को अगर समझने की कोशिश करें तो परमाणु की संरचना जो होती है, परमाणु की संरचना और हमारे सौर मंडल की संरचना, सौर मंडल की संरचना एक समान होती है, एक जैसी होती है। कोशिश करते हैं इसको समझने की कि भाई कैसे होती है। तो ये देख लीजिए, ये परमाणु के अंदर एक सेंट्रल भाग होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक। परमाणु का केंद्रीय सघन भाग क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। टॉपिक ले तो हम कह सकते हैं, समझाएं तो परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना। ठीक है, परमाणु का केंद्रीय सघन भाग क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। नाभिक के अंदर दो कण उपस्थित रहते हैं, एक तो होता है न्यूट्रॉन, एक होता है आपका प्रोटॉन। ठीक है, ये तो हो गया आपका नाभिक। नाभिक को हम कह लें परमाणु का केंद्रीय सघन भाग। सघन भाग का मतलब हो गया कठोर भाग, कठोर भाग क्या कहलाएगा? आपका नाभिक कहलाएगा। नाभिक के अंदर दो कण उपस्थित रहेंगे, एक तो होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। ठीक है, परमाणु के चारों ओर कक्षाएं होती हैं। परमाणु के चारों ओर क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं को हम दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं। इनको हमने नाम दे दिया दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं। ठीक है, इन कक्षाओं के भी नाम होते हैं। जैसे प्रथम कक्षा को नाम दे दिया के, दूसरी कक्षा को एल, तीसरी कक्षा को एम, चौथी कक्षा को एन। इस तरीके से इसमें क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं को नाम दे सकते हैं के, एल, एम, एन। ठीक है, नाभिक, परमाणु के केंद्रीय सघन भाग क्या कहलाया? नाभिक। नाभिक के अंदर दो कण उपस्थित रहते हैं, पहला है आपका न्यूट्रॉन, दूसरा है आपका प्रोटॉन। ये कण उपस्थित होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो उदासीन होता है और प्रोटॉन आपका होता है धन आवेशित। कैसा होता है? धन आवेशित। ठीक है, इन कक्षाओं के चारों ओर, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं में कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है आपका ऋण आवेशित। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? ऋण आवेशित होता है।
परमाणु की अगर खोज की बात करें, परमाणु की जो खोज करी थी, परमाणु की खोज करी थी डाल्टन ने, ठीक है। नाभिक की खोज करी थी रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करी थी, प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की जो खोज करी थी वो गोल्डस्टीन ने करी थी, न्यूट्रॉन की खोज जो करी थी वो जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज जो करी थी वो करी थी जेम्स चैडविक ने। इन्होंने क्या करी थी, न्यूट्रॉन की खोज की, ठीक है। तो परमाणु की जो संरचना है मूल रूप से किस तरीके से दिखती है, जैसे हमारे सौरमंडल की संरचना। परमाणु के अंदर केंद्रीय भाग जो होता है वो क्या होता है, नाभिक होता है। सौरमंडल में हमारा जो मुख्य ग्रह है वो कौन सा है, सूर्य है, ठीक है। परमाणु के अंदर, नाभिक के अंदर दो कण उपस्थित रहते हैं। पहला कण है आपका न्यूट्रॉन, दूसरा कण है आपका प्रोटॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन जो होता है वो आपका उदासीन होता है, और न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो किसने करी थी, जेम्स चैडविक ने करी थी। प्रोटॉन उदासीन का जो मतलब होता है वो होता है न तो इस पे प्लस चार्ज होता है न ही इस पे माइनस चार्ज होता है, मतलब न तो ये धनावेश होता है और न ही ये ऋणावेश होता है, ठीक है। प्रोटॉन कैसा होता है, आपका धनावेशित होता है। और वो प्रोटॉन की जो खोज करी थी वो किसने करी थी, गोल्डस्टीन ने करी थी, ठीक है। अब बात करें नाभिक था, नाभिक की खोज किसने करी थी, रदरफोर्ड ने करी थी। नाभिक की डेफिनेशन दें, परमाणु का केंद्रीय सघन भाग क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। क्या परमाणु का कठोर भाग क्या कहलाता है, आपका नाभिक कहलाता है, ठीक है। परमाणु के चारों, नाभिक के चारों कुछ कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं को हम दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं कहते हैं, ठीक है। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स क्या लगाते हैं, आपके चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं में कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो खोज करी थी वो किसने करी थी, जे थॉमसन ने करी थी। और इलेक्ट्रॉन बेस्ड जो चार्ज होता है वो होता है ऋणावेशित। अब इन चीजों में एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि इलेक्ट्रॉन जो आपका होता है वो दो तरीके से चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन जो है इन कक्षाओं में दो तरीके से चक्कर लगाता है, ठीक है। पहला जो चक्कर है ये दो तरीके से चक्कर लगाता है। पहली गति होती है, एक तो होती है इसकी कक्षीय गति। कौन सी गति होती है, कक्षीय गति, ठीक है। दूसरी होती है इसकी चक्रण गति। इलेक्ट्रॉन दो तरीके से अपनी कक्षाओं में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। पहली होती है कक्षीय गति और दूसरी होती है चक्रण गति या चक्रीय गति, ठीक है। कक्षीय गति और चक्रण गति का मतलब क्या होता है, कक्षीय गति का मतलब होता है परमाणु अपनी कक्षा में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। और चक्रण गति या चक्रीय गति का मतलब क्या होता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी धुरी पर ही क्या लगाता है, घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। इसमें ये दो चीज इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार से गति कर सकता है या इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार से चक्कर लगा सकता है। तो पहला ये आपकी कक्षीय गति और दूसरी है आपकी चक्रण गति। कक्षीय गति का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा। और चक्रण गति का मतलब क्या हो गया, अपनी धुरी पर ही क्या लगाएगा, वो चक्कर लगाएगा, ठीक है। इन कक्षाओं में नाम दे रखा था के, प्रथम कक्षा को के, दूसरी कक्षा को एल, तीसरी कक्षा को एम और चौथी कक्षा को एन हमने क्या दे दिया था, नाम दे दिया था। तो ठीक है, इन सारी चीजों से एक चीज स्पष्ट होती है कि भाई परमाणु की जो संरचना है वो संरचना मिलती जुलती किससे है, सौर मंडल से, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं आप नोट कर सकते हैं और इन चीजों को आप लिख सकते हैं। ये हमने एक छोटा सा टॉपिक लिया था परमाणु की संरचना, और इसको आगे की क्लास में हम और स्पष्ट करेंगे।